नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस पर। दोस्तों 71 बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025 के लिए एसटीएम राहुल सिन्हा सर के द्वारा जो प्रीलिम्स बूस्टर बुक लॉन्च की गई है इसको हम लोग कवर कर रहे थे। और अभी तक दोस्तों हमने आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का हिस्ट्री, साइंस के तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल और हमने ज्योग्राफी को कंप्लीट करवा दिया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको संपूर्ण मध्यकालीन भारत यानी कि पूरे मिडावल हिस्ट्री को हम कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनको देखना है तो उसका प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना रखा है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका सभी जो यहाँ पे चैप्टर है वो एक वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास यानी कि मिडावल हिस्ट्री को देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत का जो पहला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है, क्या कि बिहार का प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन था? बख्तियार खिलजी था। यानी कि बिहार में जो प्रथम जो है ना मुस्लिम आक्रमण जो किया था ना, उसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी था। इसे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। बख्तियार खिलजी भारत के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था। क्वेश्चन से पूछता है कि जो बख्तियार खिलजी कौन था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन थे? एक सेनापति थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुस्लिम राज की स्थापना की थी। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि जो बख्तियार खिलजी है ना, उन्होंने किन किन क्षेत्रों में मुस्लिम राज की स्थापना की थी? तो आप लोग दोस्तों बताओगे, वहाँ पे बंगाल में किए थे इन्होंने, बिहार में और उड़ीसा में, इन तीनों जगह पर मुस्लिम राज की जो है स्थापना किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। उस समय बंगाल, बिहार में सेन वंश के शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। तो दोस्तों यहाँ पे आप तो ध्यान रख सकते हो कि जो सेन वंश है ना, उसका शासक कौन था? यहाँ पे लक्ष्मण सेन था, ठीक है। सेन वंश शासक कौन था यहाँ पे? लक्ष्मण सेन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो जो सेन वंश राजधानी तो कहाँ थी? नदिया थी, ठीक है। नदिया पर इस पर आक्रमण अधिकार किसने कर लिया था? तो बख्तियार खिलजी ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहम्मद गौरी 1175 से 1206 तक मध्य भारत में अनेक आक्रमण किए थे। मोहम्मद गौरी ने, आपको पता है दोस्तों, 1175 में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जो मोहम्मद गौरी था उन्होंने पहली बार मुल्तान पर जो है कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों आप तो ध्यान रखोगे 1175 में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय उस समय दिल्ली अजमेर के शासक थे, ठीक है। तो जो पृथ्वीराज चौहान है दोस्तों, इसी के बीच में जो है ना मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध होता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इससे भी आप लोग को बताएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय उस समय दिल्ली अजमेर के कौन थे? यहाँ पे शासक थे, ठीक है, जब मोहम्मद गौरी मुल्तान पर आक्रमण किए थे। मोहम्मद गौरी को 2 बार पराजय का सामना करना पड़ा था। भारत में प्रथम बार मोहम्मद गौरी का पराजय 1178 ईस्वी में सोलंकी यानी कि चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय के शासनकाल में नायका देवी के नेतृत्व में हुआ था, माउंट आबू के पास में। ये इनका पहला जो था यहाँ पे इनको पराजय मिला था, कब? 1178 में सोलंकी के शासक के द्वारा, ठीक है। मोहम्मद गौरी का भारत में दूसरी बार पराजय हुआ था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। आपको तो हम बताए थे कि तराइन के 2 युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन दोस्तों जस्ट 1 साल के बाद 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को इस बार हरा दिया था, ठीक है, बदला ले लिया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था कब? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिल्ली अजमेर पर अपना अधिकार जमा लिया था, ठीक है। तो ये बदला आप तो देख पा रहे होंगे, पहले हार जाता है मोहम्मद गौरी, फिर अगले वर्ष यहाँ पे युद्ध में जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है दिल्ली और अजमेर पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रपत राय ने की। कोई सबसे पूछ सकता है कि जो पृथ्वीराज रासो है ना, इसकी रचना किसने की है? तो चंद्रपत राय ने इसकी रचना की है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो के कौन है यहाँ पे? चंद्रपत राय है, इसकी भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो लाहौर निवासी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राजगुरु थे। जो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, ये लाहौर निवासी थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। इसके कौन थे? राज कवि थे। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। जयनक
ने पृथ्वीराज विजय और अलाउद्दीन खंड पुस्तक लिखी है। देखिए, जो पृथ्वीराज विजय है दोस्तों, यानी कि पृथ्वीराज रासो अलग है और पृथ्वीराज विजय अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप यदि आपको पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछा जाए आपको, तो दोस्तों वो कौन थे यहाँ पे, उसके कौन थे यहाँ पृथ्वीराज रासो के, चंद्रभद्राई उसके लेखक हैं। जब आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है दोस्तों, तो आपको जैनक आपको बताना होगा, इसके लेखक है जैनक, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खंड जो है ना, इस जो खंड पुस्तक है ये भी किसने लिखा है, तो जैनक ने ही लिखा है। दोनों को ध्यान में रखेंगे। पृथ्वीराज रासो की पुस्तक में राजपूत के उत्पत्ति पर अग्निकूट सिद्धांत के दौरान द्वारा चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार की उत्पत्ति का उल्लेख इसमें किया गया है, ध्यान में रखेंगे। मोहम्मद गौरी ने चंदावड़ के युद्ध में 1194 ईस्वी में जयचंद को पराजित कर दिया था। तो क्वेश्चन से पूछेगा, जो मोहम्मद गौरी ने चंदावड़ के युद्ध हुआ था ना कब, 1194 ईस्वी में जयचंद को पराजित कर दिया था, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछता है कि जो चंदावड़ का युद्ध हुआ था ना, ये कब हुआ था, 1194 ईस्वी में चंदावड़ का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जो है यहाँ पे जयचंद को हरा दिया था। जयचंद युद्ध में यहाँ पे मारा गया था। जयचंद को भारत का विश्वासघाती या गद्दार भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो जयचंद है ना, जयचंद, इसको क्या बोलते हैं, भारत का विश्वासघाती कहते हैं या गद्दार के नाम से भी जानते हैं, किसको, जयचंद को। इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन से पूछेगा कि जो बदायूं में जामा मस्जिद है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ऐबक को बचपन में निसापुर के काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी ने एक दास के रूप में खरीदा था, किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक को कुरान खान नाम से भी जाना जाता था। तो जो देखिए, क्वेश्चन से ये भी पूछेगा कि जो ऐबक है ना, इसका उपनाम क्या है, तो कुरान खान इसका उपनाम है, ठीक है। गजनी में मोहम्मद गौरी ने ऐबक को खरीदा था, ठीक है। गौरी ने ऐबक को अमीर आखुर जैसा महत्वपूर्ण पद दिया था, ठीक है दोस्तों। जो मोहम्मद गौरी ने अपने जो गुलाम थे ऐबक, उनको क्या किया था, अमीर आखुर जैसा महत्वपूर्ण पद इनको संभालने के लिए दिया गया था। ऐबक ने केवल सिपह सालार और मलिक की उपाधि से संतुष्ट रहा था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, नहीं कभी खुमा में नाम जुड़वाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग, गौरी के उत्तराधिकारी ने ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्त कर दिया था, ठीक है। कुब्बत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण क्रमशः दिल्ली में जैन और विष्णु मंदिरों के अवशेष पर, अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर बनाया गया था। जो कुब्बत इस्लाम मस्जिद है दोस्तों, ये कहाँ है, दिल्ली में। पहला जो है आपको ये मस्जिद है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। और 2.5 दिन का झोपड़ा तो कहाँ पे है, तो ये अजमेर में है, संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर बनाया गया था, किसे, 2.5 दिन का झोपड़ा पर। मतलब कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना, ये अजमेर में बनाया गया था। ये संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर बनाया गया था, किसे, 2.5 दिन का झोपड़ा को, ठीक है, मोहम्मद ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुब्बत उल इस्लाम भारतीय इस्लामिक शासन के दौरान स्थापित भारत का प्रथम मस्जिद है, ठीक है दोस्तों। ये बता चुके हैं आपको हमने। ऐबक ने अपने गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार के जो निर्माण का प्रारंभ किया था, किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसकी याद में, तो उनके गुरु थे कौन, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने जो है ना कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। क्वेश्चन से पूछता है कि जो कुतुब मीनार है, इसको पूरा किसने करवाया था, तो इसको पूरा करवाने का दायित्व जो है वो इल्तुतमिश के पास था। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और क्षतिग्रस्त होने पर फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाया था और एक और मंजिल का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन से पूछेगा कि जो कुतुब मीनार है, इसको क्षतिग्रस्त होने के बाद किसने मरम्मत करवाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और एक मंजिल इसमें और ऐड कर दिया था, जोड़ दिया था। भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक मोहम्मद गौरी था, ठीक है। तो क्वेश्चन से पूछेगा कि भारत में जो मुस्लिम राज है, इसके संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी यहाँ पे हो जाएंगे। भारत में मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना था, कौन, आराम शाह शासक बना था ऐबक के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है ना आराम शाह क्या बना था, यहाँ पे शासक बना था। बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर सल्तनत पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश इलाम खान का पुत्र था, ठीक है। इल्तुतमिश क्या था, इलाम खान का पुत्र था। इल्तुतमिश को कई बार क्रय विक्रय का सामना करना पड़ा था, ठीक है दोस्तों। जो ऐबक उन्हें अंतिम रूप से खरीदा था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। क्वेश्चन से कई बार पूछता है कि जो गुलामों का गुलाम है उसे किसे कहते हैं, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम के नाम से भी जानते हैं।
इल्तुतमिश के समय यल्दोज ने आक्रमण किया, जिसे तराइन के तृतीय युद्ध 1215 एडी में पराजित कर दिया। तो इल्तुतमिश के समय में यल्दोज ने आक्रमण किया था, जिसे तराइन के तृतीय युद्ध का 1215 ईस्वी में पराजित कर दिया था। इससे मध्य एशिया से संबंध विच्छेद इल्तुतमिश ने किया था। इन्होंने चंगेज खान के आक्रमण का खतरा 1221 से 1227 ईस्वी को चतुराई पूर्वक यहाँ पे सामना किया था। इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में नासुद्दीन कुवाचा पर आक्रमण किया था। कब? 1228 में इल्तुतमिश ने कुवाचा विवश होकर के सिंधु नदी में कूद कर आत्महत्या कर लिया था। ठीक है। बलबन ने इल्तुतमिश को ग्वालियर अभियान के दौरान 1232 ईस्वी में दास के रूप में खरीदा था। ठीक है दोस्तों, बलबन ने क्या था, बलबन ने इल्तुतमिश को जो है ना, बलबन ने इल्तुतमिश को ग्वालियर अभियान के दौरान जो है 1232 ईस्वी में दास के रूप में से खरीद लिया था। बलबन ने रक्त व लोह की नीति अपनाई थी, और कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि बलबन ने किसने यहाँ पे रक्त एवं लोह की नीति अपनाई है, तो बलबन ने यहाँ पे रक्त और लोह की नीति को अपनाई है। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सर्वप्रथम इक्ता प्रदान किया था। क्वेश्चन से पूछता है कि इक्ता प्रदान किसने शुरुआत किया था, तो मोहम्मद गौरी इक्ता प्रदान शुरुआत करते इल्तुतमिश ने। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सर्वप्रथम इक्ता प्रदान किया था। अली मर्दान बंगाल के सूबेदार के रूप में बख्तियार खिलजी के बाद महत्वपूर्ण भूमिका में निभाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग अली मर्दान की हत्या के बाद हिसामुद्दीन एवज एक महत्व तुर्की सरदार था, जिसे बंगाल में शासन करने का प्रयास यहाँ पे किए थे। हिसामुद्दीन एवज ने दिल्ली सल्तनत से बगावत कर स्वतंत्र शासक अपने को घोषित कर लिया था। ठीक है। राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप एवज को पराजित किया गया। ठीक है। इल्तुतमिश ने एवज के स्थान पर मलिक जानी को बंगाल का सूबेदार बना लिया था। जो मलिक जानी है ना दोस्तों, वो मतलब कि इल्तुतमिश ने एवज के स्थान पर जो है यहाँ पे मलिक जानी को बंगाल का सूबेदार बना लिया था। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आपसे जो गुलाम वंश है इसके संस्थापक कौन थे या प्रथम शासक कौन थे, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो राजधानी थी वो कहाँ थी? लाहौर थी। भारत में मुस्लिम राज के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। क्वेश्चन से पूछे कि वास्तविक यानी कि रियल जो यहाँ पे शासक थे, संस्थापक थे, वो कौन थे? इल्तुतमिश थे। ठीक है। इल्तुतमिश शासक बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। और कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जो इल्तुतमिश है ये शासक बनने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था, तो ये बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, तो उस वक्त जब ये इल्तुतमिश शासक बना था तो अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित कर लिया था। इन्होंने एकता नामक प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया था। आपको दोस्तों हम बताए थे कि जो एकता प्रणाली है ना, किसने स्टार्ट किया था, तो एकता प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा स्टार्ट किया गया था। इन्होंने चांदी का टंका और तांबा का जीतल सिक्के चालू किए थे। किसने? तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो है इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। इल्तुतमिश तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया था। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आप लोगों से, जो तुर्कान ए चहलगामी है ना, इसका गठन किसने किया था, तो आपको बताना होगा ये क्या था? इल्तुतमिश द्वारा। यह चरगान केंद्रीय प्रशासनिक कोर समिति थी। ठीक है। इल्तुतमिश भारत के प्रथम वैध मुस्लिम शासक था जिन्होंने खलीफा से अनुमति का वैधता पत्र प्राप्त किया था। तो वैध यानी कि जो मतलब कि आप बोल सकते हो कि लीगल जो है ना मुस्लिम शासक कौन था भारत के प्रथम, वो कौन था? इल्तुतमिश, क्योंकि उन्होंने खलीफा से अनुमति यानी कि वैधता प्राप्त करके शासक बना था। तो ऐसा करने वाले ये पहले मतलब कि मुस्लिम शासक थे जिनका नाम इल्तुतमिश था। बलबन के बारे में इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी का कथन है कि राजत्व के उनके सिद्धांत शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। ठीक है। बलबन कहते थे कि राजत्व के उनके सिद्धांत शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित हैं। बलबन तुर्कान चहलगामी का सदस्य था। उन्हें अंततः इस चारागान संगठन को नष्ट करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, जो तुर्कान चहलगामी था दोस्तों, जो इल्तुतमिश ने बनाया था, उनमें एक सदस्य थे कौन? यहाँ पे बलबन थे। और बाद में जब बलबन ने जब शासक बने थे तो उन्होंने चहलगामी को ही खत्म कर दिया था। बलबन का बचपन का नाम क्या था? बहाउद्दीन था। ठीक है। बलबन ने फारसी परंपरा पर अपने मजलिस दरगाह को सजाया था। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन किया था। कुछ कई बार पूछा जाता है कि सिजदा एवं पैबोस जो है ना, इस प्रथा को किसने प्रचलन किया था, तो वो था बलबन। ठीक है। कौन था? बलबन। फारसी नववर्ष का त्योहार नवरोज को बलबन ने प्रारंभ किया था। दोस्तों क्वेश्चन पूछता कई बार कि जो फारसी त्योहार नवरोज, इसको किसने प्रारंभ किया था, तो ये बलबन ने इसको प्रारंभ किया था। ठीक है। इन्होंने दीवान ए आरिज यानी कि दीवान ए अर्ज नाम से सैन्य विभाग की भी स्थापना की थी। ठीक है। दीवान ए अर्ज जो है ना, ये बलबन द्वारा किया गया एक सैन्य विभाग था, ध्यान में रखेंगे।
बलबन ने अपने को नियाबत ए खुदाई यानी कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर का प्रतिछाया प्रतिबिंब कहा करते थे। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मिन्हास उल सिराज की पुस्तक तबकात नासरी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जो आपके तबकात नासरी पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा यहाँ पे मिन्हास उस सिराज है में जो बख्तियार खिलजी के आक्रमण का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। मिन्हास उल सिराज नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तबकात नासरी पुस्तक को लिखा गया था। इस पुस्तक में सर्वप्रथम बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है जो बौद्ध बिहारों की बहुलता के आधार पर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन से पूछे है कि किस पुस्तक में जो है सर्वप्रथम बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है, तो आपको बताना होगा यहाँ पे तबकात नासरी पुस्तक में। नासरुद्दीन मोहम्मद को सल्तनत कालीन आदर्श सुल्तान के रूप में मिन्हास उस सिराज में दिखाने का प्रयास किया गया है। नासरुद्दीन मोहम्मद सरल और सहज स्वभाव के सुल्तान थे। वे जीविका के लिए कुरान या सुलेखन या टोपी बना करके अपना आय बेचकर करते थे। यानी कि जो क्वेश्चन से पूछता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो टोपी बेच करके टोपी बुन करके अपना जीवन यापन करते थे, वो कौन थे यहाँ पे नासरुद्दीन मोहम्मद थे। ठीक है, बलबन इनके शासनकाल में बहुत शक्तिशाली हो गया था। नाइब ए मुमालियत का पद जो बहराम शाह के शासनकाल में 1242 में सृजित कर सर्वप्रथम एतगिन को दिया गया था। ठीक है, तो नाइब ए जो मुमालिकात है का पद ये सर्वप्रथम किसको दिया गया था, एतगिन को दिया गया था। बलबन उस पद को प्राप्त नासरुद्दीन महमूद शाह से प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखोगे आप सभी लोग। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया था। क्वेश्चन से पूछेगा जो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, सुल्तान से कर दिया था। बलबन ने अपने पुत्र बुर्गा खां को बताया कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखोगे। बलबन 1265 से 66 फिर 1287 तक के सबसे प्रिय पुत्र और उत्तराधिकारी मोहम्मद मंगोल के आक्रमण से घिर जाने के कारण से 1285-86 में मारा गया था। कौन, बलबन। तुगरिल खां का विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल में बलबन के शासन के काल में हुआ था। किसका, तुगरिल खां का विद्रोह। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला जो मध्यकाल में दिल्ली की संता पर आसीन हुई थी, जिन्हें दिल्ली के जनता ने चुना था। इनकी असफलता का मूल कारण दोस्तों महिला होना था, जिसके कारण विद्रोह हो गया था। दोस्तों को पता है कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र महिला कौन थी जो कि शासक बनी थी, वो थी रजिया सुल्तान। सुल्तान ने उलुग खां की उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्वेश्चन से पूछेगा कि जो उलुग सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, उलुग खां की उपाधि यहाँ पे धारण की थी। रायहान या रेहान एकमात्र भारतीय मुस्लिम जो नाइब जैसे सर्वोच्च सिविल पद नाइब को प्राप्त किया था। किसने, रायहान ने यानी कि रेहान ने। इल्तुतमिश को 1229 में बगदाद के खलीफा से अनुमति प्राप्त प्रदान हुआ था। कब, 1229 में। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था जो 1290 से 96 तक था। क्वेश्चन से पूछे है कि जो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स को किलोखीरी की महल से 1290 में हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज के अधीन लाने का और उसे ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का यह कथन ऐतिहासिक रूप से सही नहीं ठहरता है। जियाउद्दीन बर्दी का कथन अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। किसने कहा था, जियाउद्दीन बर्दी ने कहा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन का कथन है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित और क्या अनुचित है। राज की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने का आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के लिए मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों हम बात करेगा तो 1296 से 1316 के बीच में इसका टाइम पीरियड है। खलीफा से अनुमति का आवश्यकता नहीं समझा इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने अपने आप को यामीन उल खिलाफत यानी कि नासरी अमीर उल मुमकिन यहाँ पे बताया है। अलाउद्दीन का बचपन का नाम दोस्तों क्या था, अली तथा गुरसाब था।
इसे भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने धर्म को राजनीति से अलग किया था, उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त किया था। क्वेश्चन से पूछेगा कि कौन सा शासक था जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग किया था, वो था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इन्होंने उलेमा वर्ग के प्रभाव से भी मुक्त किया था, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन का सेनापति जफर खान को मंगोल के लिए आतंक कहा गया, जो मंगोल के युद्ध करते हुए मारा गया। अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां गुजरात, कौन थे यहाँ पे? नुसरत खां। गुजरात अभियान के दौरान हिजरा मलिक काफूर को 1000 दानिर में खरीदा था, इस कारण से 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप तो ध्यान रखोगे, जो हिजरा मलिक काफूर है ना, इसको कितना में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखोगे, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अलाउद्दीन की दक्षिणी भारत पर प्रथम आक्रमण 1296 में यादव वंशीय रामचंद्र के विरुद्ध किया था और एलिचपुर दर्रा के पास संधि करने और भारी मात्रा में धनराशि देने के लिए विवश किया था। उस समय अलाउद्दीन कारा यानी करा मानिकपुर के सूबेदार था, ठीक है। कहाँ का था? करा मानिकपुर के यहाँ पे सूबेदार था। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय जनरल मानिक कफीर को जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने केंद्र में एक अस्थायी शक्तिशाली सेना रखा था। क्वेश्चन से पूछता है कि ऐसा कौन सा मतलब कि सेना था, मतलब कि शासक था जिसने केंद्र में एक अस्थायी शक्तिशाली सेना रखा था, वो था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारे पास है कि का वेतन 234 टन का और साजो सामान रखने वाले को 78 टन का सालाना अतिरिक्त दिया था, किसने? तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना भू राजस्व वसूली और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया था। क्वेश्चन से पूछेगा कि जो दीवान ए मुस्तखराज विभाग है दोस्तों, इसका स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन ने किया था, ठीक है। कि स्थापना भू राजस्व वसूली और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन से पूछेगा कि जो 1303 किस ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था? तो 1303 ईस्वी में किया था, इसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मल्लिक मोहम्मद जायसी ने लगभग 1541 ईस्वी में पद्मावत नामक काव्य अवधी भाषा में लिखा था। तो जो पद्मावत नामक काव्य है दोस्तों, उसको अवधी भाषा में किसने लिखा था? मल्लिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, ध्यान में रखेंगे। कब? 1541 ईस्वी में। इस पुस्तक में अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण पद्मिनी पद्मावती को प्राप्त करना बताया गया है। वास्तविक कारण अलाउद्दीन राजपूतों पर नियंत्रित चित्तौड़ को जीते बिना नहीं कर सकते थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है ना पद्मावत में बताया गया है, ठीक है। लेकिन वास्तविक कारण तो और कुछ है कि यहाँ पे अलाउद्दीन जो है ना राजपूतों पर नियंत्रित जो है यहाँ पे चित्तौड़ को जीते बिना नहीं कर सकते थे। तो चित्तौड़ को जीतना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जरूरी था। रतन सिंह की रानी पद्मावती ने जोहर कर ली थी, ठीक है। तो दूसरी जो रतन सिंह की रानी पद्मावती थी, उन्होंने क्या था? जोहर कर लिया था, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है। आगे हमारे पास है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को ध्वस्त कर इसका नामकरण अपने पुत्र खिज खां के नाम पर खिजराबाद यानी कि चित्तौड़ का नाम रख दिया और उसे चित्तौड़ का सूबेदार बनाया। अमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान का आंखों देखा हाल को लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन से पूछेगा कि जो ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने चित्तौड़ अभियान का आंखों देखा हाल को लिखा था, वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में 1253 ईस्वी में हुआ था। जो अमीर खुसरो है ना, इनका जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था, ठीक है, पटियाली कस्बे में। अमीर खुसरो बलबन के शासनकाल में युवराज मोहम्मद के संरक्षण में दरबारी जीवन जीना प्रारंभ किया था, ठीक है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का मुख्य दरबारी कवि था। क्वेश्चन से पूछेगा कि जो अमीर खुसरो है ना, वो किसका मुख्य दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन का मुख्य दरबारी कवि था कौन? अमीर खुसरो। इनके गुरु कौन थे? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जो है ना, अमीर खुसरो के कौन थे? गुरु थे। निजामुद्दीन औलिया को महमूद ए दिल्ली नाम से भी जाना जाता है, महमूद ए इलाही। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक का सबसे अच्छा संबंध नहीं था। निजामुद्दीन औलिया का प्रसिद्ध कथन है, दिल्ली अभी दूर है, यानी कि दूरस्थ है। अमीर खुसरो को सितार और तबला का आविष्कारक माना जाता है। क्वेश्चन से पूछता है कि जो सितार और तबला है, इसके आविष्कारक कौन है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबला के आविष्कारक के रूप में भी जानते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से जानते हैं, भारत का तोता के नाम से जानते हैं। कैसे? अमीर खुसरो को अलाउद्दीन ने चराई कर और धराई कर भी लिया था, ठीक है। उन्होंने
इन्होंने अधिकतम भू राजस्व है ना 50% रखा था, यानी कि जो अपनी भू राजस्व होती है, टैक्स होता है, यानी कि जो जमीन का टैक्स होता है ना, उनको 50% कर दिया था। ठीक है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने अधिकतम खालसा भूमि यानी कि शाही भूमि में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, लेकिन किसी ने से ना मिला, ना ही उसके दरबार में गया। तो क्वेश्चन से पूछेगा कि कौन ऐसा था शासक, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति था जो 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? वो था निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, जो कि कौन थे? गुरु थे। किसके गुरु थे? अमीर खुसरो के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है कि तारीख़ फ़िरोज़शाही नाम की से पुस्तक ज़ियाउद्दीन बरनी और शम्स सिराज अफ़ीम दोनों द्वारा लिखी गई थी। तो जो दोस्तों जो तारीख़ फ़िरोज़शाही है ना, इसके लेखक कौन यहाँ पे हो जाएंगे? तो ज़ियाउद्दीन बरनी हो जाएगा। ठीक है, और शम्स सिराज ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे। दोनों ने मिलकर यहाँ पे लिखा था किसको? तारीख़ फ़िरोज़शाही को। अलाउद्दीन खिलजी धर्म को राजनीति से अलग रखा, लेकिन खलीफा का विरोध नहीं किया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी वली खलीफा का लाया, जो मुस्लिम जगत का राजनीतिक और आध्यात्मिक सर्वोच्च गुरु होते थे। कौन थे? वली होते थे। ठीक है, अंतिम खलीफा तुर्की सुल्तान अब्दुल मजीद द्वितीय थे। जो अंतिम खलीफा है ना, तुर्की सुल्तान अब्दुल मजीद यहाँ पे द्वितीय होते थे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को 1924 में समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन से कई बार पूछता है कि जो खलीफा पद है उसको किसने समाप्त किया था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। कब? 1924 में इन्होंने अपने खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन जब सुल्तान से मिलने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा था, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर चला जाऊंगा। किसने कहा था? अलाउद्दीन ने कहा था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन के समय दक्षिण भारत में 4 राजवंश महत्वपूर्ण था। एक था देवगिरी का यादव वंश, दूसरा था वारंगल का काकतीय वंश, तीसरा था द्वार समुद्र का होयसल वंश और चौथा था अपने पास मदुरै का पांड्य वंश। ये 4 वंश दक्षिण भारत में बहुत सक्रिय था। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। पांडव वंश को सर्वाधिक क्षति उठाना पड़ा, लेकिन अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन दोस्तों जो है ना, बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया गया था, लेकिन फिर भी पांडव वंश के शासकों ने अपनी जो है ना, मतलब कि जो है अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, अलाउद्दीन का मूल उद्देश्य दक्षिण भारत पर आक्रमण कर अधिक से अधिक धन प्राप्त कर उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करना तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा करना था, जिनमें वो सफल रहा था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सर्वोच्च संगठन दीवान ए रियासत थी। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, याद में रख सकते हो आप सभी लोग। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चालू किया था यहाँ पे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। दीवान रियासत का प्रधान याकूब को बनाया गया था। ठीक है, जो दीवान रियासत है ना, इसका प्रधान किसको बनाया गया था? याकूब को बनाया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन से पूछता है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करी थी। राजपूतों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। जो राजपूत जो होते हैं, उन पर जो पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने वाला जो प्रथम यहाँ पे जो शासक हो जाएंगे वो है अलाउद्दीन ही था। ठीक है, अलाउद्दीन का पुत्र मुबारक शाह खिलजी अंतिम खिलजी वंश का शासक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंतिम खिलजी वंश शासक कौन था? तो यहाँ पे मुबारक शाह खिलजी अंतिम खिलजी वंश का शासक यहाँ पे होंगे, जिन्होंने कहा कि माफ करो और भूल जाओ। क्या था? माफ करो और भूल जाओ। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। क्वेश्चन से पूछेगा कि किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो वो था मुबारक शाह खिलजी ने। एकमात्र भारतीय मुसलमान जो हिंदू से मुस्लिम बना था, वो था खुसरो शाह था, जो सुल्तान बनने में सफलता पाया था। खुसरो शाह ने 1320 में मुबारक शाह खिलजी को पराजित कर सत्ता पर अधिकार कर लिया था। खुसरो शाह ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था। कुछ से पूछता है कि जो ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था? उनका नाम था कौन? खुसरो शाह था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। खुसरो शाह को 1320 में पराजित कर गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो आपको बताया दोस्तों कि जब भी कोई लास्ट जो है शासक को मार करके किसी नए वंश की स्थापना होती है, तो उसी प्रकार से आप देखेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब? 1320 में किए थे। ठीक है, किसको मार करके? खुसरो शाह को मार करके। तो तुगलक वंश संस्थापक कौन है यहाँ पे होंगे? तो गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे तुगलक वंश के संस्थापक हो जाएंगे। तुगलक वंश के शासक
करोना जाति के जो है ना यहाँ पे तुर्क थे, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम गाजी मलिक था। क्या था? गाजी मलिक था। यह प्रथम सुल्तान था जिन्होंने नहर निर्माण किया और गाजी को उपाधि धारण किया था। तो क्वेश्चन से पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिन्होंने नहर निर्माण जो है ना कार्य को यहाँ पे किया था और गाजी की उपाधि धारण किया था? वो था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल विद्रोह के दबाने के क्रम में मिथिला में कर्नाट वंश को पराजित किया था। कब? तो देखिए 1324 में ना बंगाल विद्रोह के दबाने के क्रम में मिथिला में कर्नाट वंश को पराजित किया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी कब? 1325 ईस्वी में अकबरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में जूना खां या जौना खां द्वारा बनाया गया लकड़ी का महल का अचानक गिरने के कारण से सुल्तान की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और जूना खां दोस्तों से बोलते हैं वो कौन था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक, उसी को बोलते हैं जौना खां। इब्न बतूता ने गयासुद्दीन तुगलक की हत्या के लिए जौना खां यानी जूना खां को उत्तराधिकारी यहाँ पे माना है। किसने? इब्न बतूता ने। गयासुद्दीन तुगलक ने जो तुगलकाबाद की स्थापना की थी। क्वेश्चन से कई बार पूछता है कि जो तुगलकाबाद शहर है ना इसका स्थापना किसने किया थे कि किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे, ठीक है। दीवान आरिज आरिज ए मुवालिक सैन्य विभाग था जिसे दीवान अर्ज नाम से भी जाना जाता था। इस विभाग का स्थापना बलबन ने किया था जो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जो दीवान अर्ज है दोस्तों ये क्या देख सैन्य विभाग था, इसका जो है निर्माण किसने करवाया था? तब बलबन द्वारा करवाया गया था। खराज उस और मुक्तई भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंकित करता है, ठीक है। खराज हो गया, उस हो गया और मुक्तई, ये क्या दोस्तों? ये तीनों कर हैं जो कहाँ पर लगते हैं? तो भूमि के उत्पादन पर यहाँ पे टैक्स लगता है। खराज गैर मुस्लिम के लिए जाने वाला भू राजस्व था। जो खराज है ना, खराज वो गैर मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं थे उनके लिए जो लैंड का टैक्स लगता था यानी भूमि का जो भू राजस्व लगता था यहाँ पे वो दोस्तों उसके लिए था कौन सा? खराज, ठीक है। जो समानता कितना था? 1/3 यहाँ पे लिया जाता था। मुस्लिम के लिए जाने वाला भू राजस्व उस्र था, ठीक है। जो मुस्लिम लोग थे उसके लिए उस्र था, उसका कितना था? 1/10 लिया जाता था। और जो गैर मुस्लिम थे उसके लिए कौन था यहाँ पे? तो वो खराज था। कितना लेते थे? 1/3 लेते थे। सल्तनत काल में मुक्तई अर्थात छूट इक्तदारी प्रणाली से जुड़ी हुई थी। इस मुक्तई भूमि से प्राप्त भू राजस्व का प्रयोग सल्तनत काल में अधिकारी अपने और सैन्य टुकड़ियों का खर्च एवं रख रखाव पर करते थे जो भूमि सुल्तान द्वारा दिया जाता था। इक्तादारों को इक्ता से प्राप्त राजस्व का अंश मुक्ति कहलाता था। क्या कहलाता था? मुक्ति। कुछ भूमि अनुदानों को भी कर मुक्त किया जाता था जिन्हें इनाम या मदद ए मास कहा जाता था। खुम्स का अर्थ है लूट का माल, ठीक है दोस्तों। जो खुम्स है ना इसका अर्थ होता है क्या होता है? लूट का माल होता है जो सैनिकों द्वारा लूटा या प्राप्त किया जाता था जिसका 80% भाग सैनिकों में बांटा जाता था और 20% भाग यहाँ पे शाही खजानों में रखा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके विपरीत 80% यानी कि 4/5 भाग लिया और 20% सैनिकों के बीच में बांट दिया था। खुम्स के माल यानी कि धनराशि में सिकंदर लोदी ने कोई अंश नहीं लिया था, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सल्तनत कालीन प्रशासनिक जवाबित का संबंध राज के कानून से था। जो जवाबित है ना इसका संबंध किससे है? तो ये राज के कानून से था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमे या चौधरी का पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच या प्रधान के रूप में किया जाता था जो राजस्व एकत्रित करने का भी काम करते थे, ठीक है। ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण कानून व्यवस्था का भी देख-रेख मुकदम रावत चौधरी ठाकुर जैसे छोटे जमींदार वर्ग के हाथों में थी। सल्तनत कालीन शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को है। किसको है? तो इल्तुतमिश को है। शुद्ध अरबी सिक्के जो चलाने का श्रेय है ना वो किसको है यहाँ पे? तो इल्तुतमिश को है। इल्तुतमिश ने चांदी का धातु का टंका और तांबे का धातु का जितल सिक्के चलाए थे। ससगनी भी चांदी का छोटा सिक्का था। टंका और जितल का अनुपात कितना था? टंका 1 और जितल 248 के अनुपात में था। मोहम्मद गौरी ने देहली वाला सिक्का चलाया था जिसमें एक और मुख्य भाग पर मोहम्मद गौरी की और पृष्ठ पर हिंदू मां लक्ष्मी की आकृति यहाँ पे थी। 2.5 दिन का झोपड़ा एक दूसरे का एक मस्जिद था जो कि अजमेर में स्थित है। अजमेर के शासक बिगड़ाराज चतुर्थ विसल देव द्वारा बनाया गया संस्कृत महाविद्यालय को परिवर्तित करके इसे बनाया गया था। किसे? 2.5 दिन के झोपड़ा को। इन्होंने हरिकेल नाटक की भी लिखी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं का चित्रण आपको देखने को मिलते हैं और दृश्य लेपान पोतने के कारण से। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण ऐबक द्वारा किया गया था। ऐबक ने ताजुल ए मासिर के लेखक इतिहासकार हसन निजामी और
अदल उल हर्ब के लेखक इतिहासकार फ़ख्र ए मुइद्दीन को राजकीय संरक्षण दिया था। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन से पूछता है कई बार कि भारत में जो है ना कागज़ का प्रारंभ जो है कब से प्रारंभ हुआ था? 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। 12वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक के कागज़ का प्रमाण भारत में मिला है। कागज़ का आविष्कार चाइना में हुआ था। कहाँ पे? चाइना में हुआ था। क्वीन लिन ने कागज़ का आविष्कार किया था। क्वेश्चन से पूछेगा कि जो कागज़ है ना इसका आविष्कार किसने किया था? तो क्वीन लिन ने किया था। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। ठीक है, 12 जो मासा है ना इसकी रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। ध्यान रखेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत और अखरावट कलाम की भी रचना की थी। ठीक है, जैसी की पद्मावत अवधी भाषा में रामचरितमानस के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसको भी आप लोग नोट डाउन करोगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि ज्ञान दीपक जो नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? संत दरिया साहब ने किया है। जो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक है इसकी रचना किसने किया है? तो संत दरिया साहब ने किया है। ध्यान रखेंगे, इनका दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। चचनामा का फारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी द्वारा किया गया था। जो चचनामा है ना इसका जो फारसी अनुवाद है वो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुकी द्वारा किया गया है। चचनामा अरबी भाषा में अली अहमद द्वारा लिखी पुस्तक है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो चचनामा है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान देना है यहाँ पे, जो चचनामा है इसके लेखक हो जाएंगे कौन? तो अली अहमद हो जाएंगे। चचनामा को फतेहानामा भी कहते हैं। चचनामा में सिंध विजय का इतिहास वर्णित है। कई बार पूछता है कि चचनामा कौन सी पुस्तक में क्या वर्णित है, तो उसी प्रकार से आप देखेंगे आप सभी लोग। तो चचनामा में जो है ना सिंध विजय का यहाँ पे इतिहास जो है वर्णित किया गया है। बख्तियार खिलजी के बिहार और बंगाल पर आक्रमण के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिन्हास उस सिराज के पुस्तक तबकात नासरी में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। लाल दरवाजा का निर्माण बलबन ने करवाया था। क्वेश्चन पूछेगा जो लाल दरवाजा है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बलबन ने करवाया था। बलबन का मकबरा इस्लामिक शैली का प्रथम मकबरा माना जाता है। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सिखों पर सिकंदरी एहसानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्वेश्चन से पूछता है कि जो किस सुल्तान ने सिकंदर एहसानी को उपाधि धारण की थी वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं आपको तो ध्यान में रख सकते हैं। निजामुद्दीन खां का मकबरा इस्लामी शैली का प्रारंभिक और पुनर्रूपण निर्मित मकबरा माना जाता है। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का निर्माण यहाँ पे करवाया था। क्वेश्चन से पूछेगा कि किस शासक ने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। हौज अलाई का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। जो हौज अलाई है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन ने यहाँ पे करवाया था। हौज शमसी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने करवाया था। अमीर खुसरो द्वारा लिखी पुस्तक है नूह सिपिहर। ठीक है, तुगलकनामा अमीर खुसरो, खजाउद्दीन अल फतू अमीर खुसरो, इजाज ए खुस्की अमीर खुसरो, देवला रानी, अफजल अल कफायत, किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फतू, नसीहत उल इश्क, मतला उल अनवर, लैला मजनू, ये सभी दोस्तों किसकी पुस्तक हैं? तो अमीर खुसरो की पुस्तक है। नागौर का अतारकीन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया था। जो नागौर का अतारकीन का दरवाजा है ना उसको किसने बनवाया था? तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने बनवाया था। ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम दोस्तों क्या था? यहाँ पे जूना खान था, आपको बता चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 मध्यकालीन इतिहास का सबसे विवादित सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक भारत में मुस्लिम शासकों में से सबसे विद्वान शासक था। ठीक है, भारत में शासन करने वाले मुस्लिम शासकों में से प्रथम था जो हिंदुओं के होली त्योहार में भाग लिया। सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने का प्रयास किया था। कौन? एमबीटी ने। धार्मिक विषयों पर वाद विवाद में रुचि दिखाया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं सभी लोग इस चीज को। मोहम्मद बिन तुगलक ने परम मित्र जैन आचार्य जिन प्रभासूरी थे। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है इनके परम जो मित्र हैं वो जैन आचार्य कौन थे? जिन प्रभासूरी थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन्होंने असफल सुल्तान, योजना बनाने वाले सुल्तान, चंचल चित्र वाले सुल्तान, विरोधाभास का मिश्रण भी कहा है। किसे कहा है? तो एमबीटी को यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। ठीक है, इन्होंने दीवान कोही विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन से कई बार पूछता है कि जो दीवान कोही विभाग है ना इसका निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। यह कृषि विभाग किसानों के हित से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी था। जो दीवान कोही है ना ये क्या है? तो कृषि विभाग है जो कि किसानों के लिए बनाया गया था एमबीटी के द्वारा। अमीरान ए सादा पद का सृजन मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोह को दबाने के लिए किया था। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को निवासी था। ठीक है,
1333 ईस्वी में दिल्ली आए थे। उन्होंने दिल्ली का काजी बनाया गया था। इब्न बतूता दिल्ली कब आया था? 1333 में दिल्ली आता है और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता को बंदी बना करके भी कुछ समय तक रखा गया था। इन्होंने सुल्तान से अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता ने रेहला यानी कि रेहला जो पुस्तक है लिखी थी, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। इन्होंने अलाउद्दीन के डाक प्रबंध पर विस्तार से चर्चा किया है। दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर शासन करने वाले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हैं। सबसे अधिक विद्रोह भी दिल्ली सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध के थट्टा के पास मार्च 1351 ईस्वी में विद्रोह को दबाने के दौरान यहाँ पे हो गई थी। बदायूं ने उनकी मृत्यु के संदर्भ में लिखा है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से यहाँ पे मुक्ति मिल गई है। फिरोज शाह तुगलक रज्जब का पुत्र और जौना खां का चचेरा भाई था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज की माता ललित बेगम यानी कि राजपुतानी और सिकंदर लोदी की माता जयबंद यानी कि सोनार जाति की, दोनों हिंदू माता के गर्भ से जन्म लिया था और दोनों कट्टर सल्तनत कालीन शासक था। भारत का प्रथम कट्टर मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। शरीयत के अनुसार शासन करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। जजिया पर ब्राह्मणों पर भी कर लगाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? यहाँ पे जजिया का ब्राह्मणों पर भी लगाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। शरीयत के अनुसार मूलतः 4 करों को छोड़ करके सभी प्रकार के कर को समाप्त करने वाले सुल्तान फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह ने अनेक नगरों का निर्माण करवाया, जिसमें फिरोजपुर, जैनपुर, जौना खां के नाम पर जैनपुर रखा था। और इसके साथ ही हम देखेंगे अगर तो यहाँ पे हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, कोटला, फिरोज शाह कोटला इन्हीं के नाम पे है आदि। ठीक है, इन्होंने अनेक विभागों का निर्माण करवाया था। रोजगार दफ्तर भी इसमें शामिल है। इन्होंने दीवान ए बंदगान विभाग दासों के कल्याण के लिए बनाया था। कुछ सबसे पूछता है कि जो दीवान ए बंदगान विभाग है ये किसके लिए बनाया गया था? तो दासों के कल्याण के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थी। कितना? लगभग 1,80,000 यहाँ पे दोस्तों दास थे। किसके समय में? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह ने दीवान ए सफ़ा या दारुल ए सफ़ा नाम से चिकित्सा विभाग की स्थापना की थी। तो दीवान ए सफ़ा और या दारुल सफ़ा क्या था ना, एक चिकित्सा विभाग था जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को सामूहिक विवाह करवाया था। इन्होंने उच्च पदों को वंशागत कर जागीर को उन्होंने उच्च पदों को वंशागत कर जागीर को वंशानुगत कर दिया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर और नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर को फिरोज शाह ने ध्वस्त करवाया था। क्वेश्चन से पूछता है कि जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है और नगरकोट के जो ज्वालामुखी मंदिर है, इसका नष्ट किसने करवाया था? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने इसे नष्ट करवा दिया था। दलियत-ए-फिरोज शाही नाम ज्वालामुखी मंदिर से लाए पुस्तक को फारसी में अनुवाद कराया, जो चिकित्सा, नक्षत्र विज्ञान और आदि से संबंधित है। इस नाम से पुस्तक की फारसी अनुवाद आजुद्दीन खादिल खाने ने की थी। फिरोज शाह एकमात्र सुल्तान दिल्ली सल्तनत का है जिन्होंने फारसी में आत्मकथा फुतहात-ए-फिरोज शाही नाम लिखा है। तो फुतहात-ए-फिरोज शाही जो उसने क्या है फारसी भाषा में लिखा गया है, क्या है? तो आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी था। कौन था? जियाउद्दीन बर्नी था। इन्होंने तारीख फिरोज शाही पुस्तक लिखी है, ठीक है, जो सल्तनत काल का सबसे बड़ा इतिहास का स्रोत है। फतवा ए जहांदारी पुस्तक में बर्नी ने राजनीति सिद्धांतों पर अपना विचार व्यक्त किया है। राजकीय खर्च पर हज की व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक ने कहा था। जो राजकीय खर्च पर जो हज जाते हैं लोग, उसकी व्यवस्था करने वाले सुल्तान कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। सबसे अधिक नहर बनाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक नहरों का शुरुआत किया था किसने? तो गियासुद्दीन तुगलक ने किए थे। लेकिन यदि सबसे अधिक नहरों का जाल बिछाया था ना, वो कौन था? वो था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिरोज शाह ने 5 महत्वपूर्ण नहर का यहाँ पे निर्माण करवाया था। शरीयत के मान्यता के अपवाद में फिरोज शाह ने सिंचाई कर लागू किया था, जो हिक्स उल सर्ब नाम से जाना जाता था, जो कि 10% था, यानी कि 1/10 था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासुद्दीन मोहम्मद शाह था, जो कि 1394 से 1414 तक यहाँ पे गद्दी पर बैठा था। नासुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान का शासन दिल्ली के पालम दिल्ली तक था यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1398 ईस्वी में
तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली तक लूटपाट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन से पूछेगा कि तैमूर लंग जो था ना, ये कब आया था? 1398 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में आया था? नासुद्दीन महमूद शाह के मतलब कि जो है ना मतलब शासनकाल में आया था, और भारत पर आक्रमण करके दिल्ली तक यहाँ पे लूटपाट मचा दिया था किसने? तैमूर लंग ने। तैमूर लंग ने पंजाब पर अधिकार कर खिज्र खां को उसका प्रभारी बनाया था। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर सैयद वंश का स्थापना किया था। क्वेश्चन से पूछेगा जो सैयद वंश है इसकी स्थापना किसने किया था? तो खिज्र खां ने किया था। कब? 1414 ईस्वी में। खिज्र खां 1414 से 1421 तक रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन से कई बार पूछता है कि जो रैयत ए आला है इसकी उपाधि किसने धारण किया था? तो खिज्र खां ने किया था। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वंश जिसका शासक शिया मत के मानने वाला था। ठीक, वो था कौन? खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह था सैयद वंश का अंतिम शासक। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। जो क्वेश्चन से पूछेगा जो तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक है इसके लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के यहाँ पे चलाए थे। बहलोल लोधी द्वारा भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो क्वेश्चन से पूछे भारत में प्रथम जो अफगान साम्राज्य है ना, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बहलोल लोधी द्वारा किया गया था। बहलोल लोधी द्वारा अफगानियों को आमंत्रित किया गया जो भारी संख्या में आया, जिसका तुलना इतिहासकारों ने चींटियों की झुंड से किया है। बहलोल लोधी ने कभी भी गद्दी या सिंहासन पर बैठकर कोई फैसला नहीं किया था। ठीक है, लोधी वंश का महानतम शासक सिकंदर लोधी था। ठीक है, जिसका कार्यकाल 1489 से 1517 ईस्वी के बीच में था। इन्होंने सरदारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। किसने? सिकंदर लोधी ने। इनका बचपन का नाम निजाम खान था। क्या था? निजाम खान था। इन्होंने गुलरुखी नाम से यहाँ पे कविताएं लिखी थी। सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी 39 अंगुल का जो 30 इंच का भूमि मापन के लिए एक प्रमाणिक पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, सिकंदर लोधी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को यहाँ पर तोड़ दिया था। ठीक, वहाँ से प्राप्त पुस्तकों में से एक पुस्तक का नाम फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नामक करवाया, जो आयुर्वेदिक पुस्तक है। ठीक है, जो फरहंगे सिकंदरी है ना, ये किस पर आधारित पुस्तक है? तो ये मतलब कि आयुर्वेद पर आधारित पुस्तक है, ध्यान में रखेंगे। इन्होंने लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना गान वितिया पर करवाया था। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की यहाँ पर स्थापना किया था। कब? 1504 में। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को दिल्ली सल्तनत की क्या कहते हैं राजधानी बनाया था। कब? 1506 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे। आगरा को राजधानी बनाने का एक उद्देश्य राजपूतों पर नियंत्रित प्रभावी ढंग से स्थापित करना था। ठीक है, सिकंदर लोधी ने 1494 ईस्वी में मिथिला पर आक्रमण किया था। वहां का शासक कौन थे? राम सिंह था। सिकंदर लोधी का माता सुनार या स्वर्णकार जाति से संबंधित थे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। 1517 से 1526 तक इनका शासनकाल था। इब्राहिम लोधी एकमात्र सल्तनतकालीन सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। ठीक है, और इसको जो है ना बाबर ने मार दिया था। इसके साथ पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था उसका कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, उसी में इनको बाबर ने मार दिया था। इनके साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में ग्वालियर के शासक विक्रमजीत भी पराजित हुआ था। पानीपत का प्रथम हुआ था कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोधी हार गए थे। तुझके बाबरी पुस्तक के अनुसार इब्राहिम लोधी चंचल चित्र के लापरवाह युवा था। उनका कोई निश्चय योजना नहीं था। उनकी सेना तितर बितर थी और बाजारू जैसी दिखती थी। ठीक है, इसलिए वो हार गए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का दो भाई ने किया था। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश ने शासन किया था: संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और आरावेरु वंश। संगम वंश का प्रथम शासक दोस्तों कौन था? हरिहर था। कौन था? हरिहर। संगम वंश का प्रथम शासक था हरिहर। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी वंश के मध्य संघर्ष का मूल कारण रायचूर द्वार क्षेत्र में विजय प्राप्त करना था। संगम वंश के महानतम शासक कौन था? देवराय द्वितीय था। कौन था? देवराय द्वितीय। विजयनगर के पहले शासक हरिहर द्वितीय हैं, जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। विजयनगर के महानतम शासक कौन थे? कृष्णदेव था। 1509 से 1529 एडी के बीच में। कृष्णदेव राय तुलुब वंश के शासक था। ठीक, कौन था? कृष्णदेव राय जो है ना वो तुलुब वंश के यहाँ पे शासक था। राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के विरुद्ध यहाँ पे किया था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के राजा को भी पराजित यहाँ पे किया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे।
विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का आधार क्या क्या था? यहाँ पे भू राजस्व था। 58 यानी कि 98 विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग थी 58। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य नगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री निकोली कोंटी विजयनगर की यात्रा किया था। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जो इटली के जो यात्री है निकोली कोंटी, वो किसके समय में आया था? तो वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। कहाँ पे? विजयनगर। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। फारसी यात्री अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। जो फारस की यात्री है इसका नाम क्या है? तो अब्दुल रजाक है दोस्तों। ठीक है, ये जो है ना देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर आए थे। इन्होंने वापस यात्रा के दौरान वारंगल से हाथी दांत की चित्रकारी अपने साथ ले गए थे। इन्होंने बताया कि विजयनगर में 300 बंदरगाह थी। इन्होंने लिखा है कि विजयनगर जैसा भव्य और सुंदर बड़ा नगर हमने आंखों नहीं देखा और न कानों से सुना है। ऐसा विश्व में कोई नगर नहीं है। इतना सुप्रसिद्ध था विजयनगर साम्राज्य। सोच लीजिए कि जब फारस के लोग भी जब आते हैं ना, ठीक है दोस्तों, तो उनको भी आश्चर्य लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता था, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है और कहीं सुनने को नहीं मिला है। सोचिए कितना भव्य होगा। इन्होंने लिखा है कि नगर की सुरक्षा के लिए 7 प्रकोट बनाए गए थे। कितने प्रकोट? 7 प्रकोट। कृष्णदेव राय के शासनकाल में डोमिंगो पायस और बारबोसा पुर्तगाली यात्री विजयनगर की यात्रा किए थे। दोस्तों बहुत सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कौन किसके समय में आया था। तो डोमिंगो पायस किसके समय में आया था? तो कृष्णदेव रॉय के समय में आया था। और साथ ही हम बात करें अगर तो बारबोसा दोस्तों किसके समय में आया था? ये पुर्तगाली यात्री है, ये भी आया था किसके समय में? तो कृष्णदेव रॉय के समय में आया था। बारबोसा ने सती प्रथा पर लिखा है कि जब कभी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी विधवा को मदिरा पिलाकर अचेत कर उनके चिता के साथ जला दिया जाता था। शतरंज खेलने में कृष्णदेव राय निपुण थे। शतरंज खेलने में कृष्णदेव राय क्या थे? निपुण थे। अब दोस्तों जो शतरंज खेलने में निपुण होंगे, सोच लीजिए का दिमाग कितना तेज होगा, कितना साफ होगा। ठीक है, तो वो इसलिए कृष्णदेव राय बहुत ही प्रतापी शासक थे इस विजयनगर साम्राज्य के। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा उत्सव महानवमी दिब्बा यानी कि रामनवमी चबूतरा था। फरनाओ नूनीज पुर्तगाली यहूदी व्यापारी जो विजयनगर की यात्रा पर अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था, ध्यान में रखेंगे। कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद और संस्कृत भाषा में जाम्बती कल्याणम पुस्तक लिखी गई। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितने एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। जो अमुक्त माल्यद पुस्तक दोस्तों ये तेलुगु भाषा में लिखा गया किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा। और साथ ही जो जाम्बती कल्याणम पुस्तक है दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखा गया किसके द्वारा? तो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त मातर लसा चरित्र, सत्यवधू परिणाम, रस मंजरी, उषाझरण आदि पुस्तक भी कृष्णदेव राय ने लिखी है। अमुक्त माल्यद पुस्तक में प्रशासनिक व्यवस्था और लोकहित के विषय में यहाँ पे लिखा गया है। कृष्णदेव राय ने माता नागालंबा के नाम पर नागालपुरम यानी कि नागलपुरम का स्थापना किया था। कृष्णदेव राय ने भटकल में पुर्तगालियों के लिए बस्ती स्थापित करने का अनुमति दिया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा के युद्ध में हो गया था। कुछ हमसे पूछता है कई बार कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसका जो पतन हुआ था किस युद्ध में हुआ था? तालीकोटा के युद्ध में हो गया था। और 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध होता है, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में हुआ था। उस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर भाग लिया था। ठीक है, इस युद्ध में विजयनगर सेना का नेतृत्व राम राय ने किया था। किसने किया था? राम राय ने किया था। राम राय को हुसैन निजाम शाह ने हत्या कर दिया था। जो राम राय थे इसकी हत्या किसने किया था? तो हुसैन निजाम शाह ने इसकी हत्या कर दिया था। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। तालीकोटा के युद्ध के समय में विजयनगर के तुलु वंश के शासक सदाशिव राव था। ठीक है, जब तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर के तुलुब वंश के शासक कौन थे? यहाँ पे सदाशिव राव थे। इस युद्ध में विजयनगर के वैभव और भव्यता नष्ट हो गई थी। चंद्रगिरी के गवर्नर तिरुमल ने 1570 ईस्वी तक एक नया वंश की स्थापना की जिसे अरावेडु वंश के नाम से भी
जाना जाता है। रूसी यात्री अफनासी निकितन भारत आया था। इन्होंने विजयनगर की पतनशील स्थिति का उल्लेख यहाँ पे किया है। बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन शाह था। ठीक है, हसन शाह का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? हसन गंगू था। हसन शाह ने 1347 में बहमनी राज की स्थापना यहाँ पे किया था। ठीक है, कुछ पे पूछता है कि जो बहमनी राज है इसकी स्थापना किसने किया था? हसन शाह ने किया था। बहमनी राज की प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी। कहाँ थी? गुलबर्गा। अहमद शाह प्रथम ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को राजधानी बनाया था। ठीक है, ताजुद्दीन फिरोज बहमनी राज का सबसे शक्तिशाली शासक था। ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के राजा देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। ठीक है दोस्तों, देवराय प्रथम और ताजुद्दीन फिरोज के बीच युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ताजुद्दीन फिरोज ने वैधशाला की भी स्थापना यहाँ पे किया था। बहमनी राज की चरमावस्था मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में मोहम्मद गवाह के प्रधानित्व में काल में हुआ था। मोहम्मद गवाह ने गोवा सहित कई प्रदेशों पर विजय प्राप्त किया था, जिन्होंने बीदर में मदरसा और पुस्तकालय की स्थापना उन्होंने किए थे। इन्होंने रियाद ए उल इंसा यानी कि रोवत उल इंसा पुस्तक लिखे हैं। मोहम्मद गवाह पर दोषारोपण लगाकर मृत्युदंड दे दिया गया। इसके साथ ही बहमनी वंश का यहाँ पर पतन प्रारंभ हो गया। बहमनी राज 5 भागों में बांटा गया था: अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बरार। हसन बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम अहसानाबाद रखा था। बहमन साम्राज्य के राज को तरफ कहा जाता था। तरफ से ने गवर्नर को तरफदार कहा जाता था। ठीक है, इस सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोग चलोगे। आगे हमारे पास है कि बहमन वंश के शासक शिया संप्रदाय का मुस्लिम था। जो बहमन वंश है इसके शासक कौन थे? शिया संप्रदाय का मुस्लिम था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह मूलतः फारस के रहने वाला था। पूर्व मध्यकाल में भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। उत्तर भारत में भक्ति को एक आंदोलन का रूप देने वाले प्रथम संत कौन थे? रामानंद थे। कहाँ पे? उत्तर भारत में। रामानंद ने भक्ति को दक्षिण से ला करके उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया था। रामानंद ने राम नाम को लोकप्रिय बनाया था। रामानंद के 12 शिष्यों में सर्वप्रथम कबीरदास अपने को सिद्ध कर पाया था। कबीरदास निर्गुण संत थे। उन्होंने राम नाम का अभिप्राय अविनाशी, अगोचर, अनंत, अलख, निरंजन, घट घट वासी के रूप में किया था। कबीरदास प्रथम बड़े संत थे जिन्होंने इस अवधारणा को गलत साबित किया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए गिरि त्याग करना और सन्यासी होना अनिवार्य है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संतों के मध्य एक बात जो समान रूप से सब पर लागू होती है कि सभी संतों ने अपनी वाणी को उसी भाषा में उपदेश दिया और पुस्तक लिखी जो जनता की भाषा थी, जिसमें पढ़ और समझ सकते थे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किया गया था। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस अवधी भाषा में अकबर के शासनकाल में लिखी गई पुस्तक है। तो क्वेश्चन से पूछेगा जो रामचरितमानस दोस्तों वह किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। किसके द्वारा? तो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस को उत्तर भारत में जनता का कंठहार कहा जाता था। सूरदास ने सूरसागर और साहित्य लहरी जैसी पुस्तकें की रचना की है। भारत में सबसे प्राचीन सूफी सिलसिले चिश्ती सिलसिले है। कौन सा? चिश्ती सिलसिले। भारत में सबसे लोकप्रिय सिलसिले भी चिश्ती सिलसिले ही है। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी थे। ठीक है, भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया ने सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना यहाँ पे की थी। शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला सत्तारा भारत में सत्तारी सिलसिले के यहाँ पर संस्थापक थे। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। सुहरावर्दी सिलसिले ने राजकीय संरक्षण को स्वीकार किया था। इस संप्रदाय का मानना था कि जीवन को सुखमय जीने से साधना में कोई बाधा नहीं आती है। बिहार में फिरदौसी सिलसिले बहुत ही अधिक लोकप्रिय थी। इस सिलसिले में सबसे लोकप्रिय सूफी संत शेख सफुद्दीन याहिया मनेरी थे। इन्होंने इस सिलसिले को बिहार में लोकप्रिय बनाया था। सूफी संतों का निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? खानकाह कहते हैं। सूफी सिलसिले में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। सूफी सिलसिले में समा यानी संगीत को बहुत अधिक महत्व दिया गया, जबकि इस्लाम धर्म में संगीत को निषेध किया गया है। सूफी संत नासुद्दीन मोहम्मद को चिराग दिल्ली कहा गया है। सूफी संतों ने भी भक्ति संतों की तरह क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग और समरसता का वातावरण
विकसित करने का यहाँ पे प्रयास किया है। इन संतों के द्वारा मुस्लिम शासक वर्गों को शासन में राज धर्म निभाने पर बल दिया गया। सूफी संतों और भक्ति संतों के माध्यम से भारत में हिंदू और मुस्लिम संतों के मध्य एकता स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया। कश्मीर में ऋषि सिलसिला की संस्थापना के शेख नूरुद्दीन है। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं। बाबर का तैमूर लंग के 5वीं पीढ़ी और चंगेज खां के 14वें वंशज से जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना राज्य में हुआ था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में शासक बना था। ठीक है। मुगल चागताई जाति के तुर्की थे। चागताई नामक मंगोल शासक चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। बाबर भारत में प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में भेरा और पाचोर के यूसुफजाई जनजाति के विरुद्ध किया था। बाबर ने 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को भारत में 5वें आक्रमण दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मूल कारण तुगलमा पद्धति को यहाँ पे मतलब कि शुरू करना था, लागू करना था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि बाबर ने तुगलमा पद्धति से युद्ध कला उज्जैबकों से सीखा था। जो तुगलमा पद्धति है ना दोस्तों, ये जो बाबर ने यूज किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने यूज किया था, तो उसमें जो युद्ध कला है ना यहाँ पे जो उज्जैबकों से सीखा था। ठीक है, उज्जैबकों से किसे सीखा था? उज्जैबकों से सीखा था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि उज्जैबकों के प्रसिद्ध नेता सैबानी खां बाबर का कट्टर शत्रु था। ठीक है, जो उज्जैबकों के प्रसिद्ध नेता है सैबानी खां है ना दोस्तों, वो क्या था? बाबर का कट्टर यहाँ पे शत्रु था। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया था। ठीक है, मुस्तफा और उस्ताद अली बाबर के प्रसिद्ध तोपची था। जो बाबर का प्रसिद्ध तोपची था वो कौन कौन थे? एक था मुस्तफा, एक था उस्ताद अली। इस युद्ध के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंत हुआ और तुमरियन वंश यानी कि मुगल वंश की स्थापना यहाँ पे हो गई थी। शेरशाह ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। हुमायूं 1530 से 40 तक एक बार आया था, फिर दूसरा 1555 से 56 के बीच में 2 बार यहाँ पे हुमायूं ने शासन किया था। का सबसे कट्टर दुश्मन शेरशाह साबित हुआ था। ठीक है, हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था। हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा से लिखा है। क्वेश्चन से पूछता है कि जो हुमायूंनामा है ना, इसके लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम यहाँ पे हो जाएंगे। हुमायूंनामा पुस्तक के अनुसार बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी का माता द्वारा किया गया विष से हुआ था। ठीक है, बाबर और राणा संग्राम सिंह के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, तो खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ है? 1527 में हुआ खानवा का युद्ध। किसके बीच में? बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ है। इसमें राणा संगा घायल हुआ था, जिसे संभवतः विष देकर के हत्या कर दिया गया था। खानवा के युद्ध में मुगल को भारत में राजनीतिक स्थिरता प्रदान किया गया। बाबर ने इस युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया था, गाजी को पायदान किया और चित्तौड़ में राजपूतों के सिर का मीनार निर्माण किया था। बाबर ने आत्मकथा तुझके बाबरी पुस्तक में उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा को बताया है। बाबर ने भारत के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बताया है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे, दोनों इंपोर्टेंट है। तुर्की मुगलों का मातृभाषा थी, जिसमें भाषा में तुजुक ये बाबरी पुस्तक लिखी गई थी। तो तुझके जब मतलब तुझके बाबरी पुस्तक है दोस्तों, ये किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक का फारसी अनुवाद 1589 ईस्वी में अबुल रहीम खान खाना ने किया था। इस पुस्तक का अंग्रेजी में सबसे बेहतर प्रारंभिक अनुवाद मिसेज वेबरिज ने बाबरनामा के नाम से किया है। इसको भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। हुमायूं को शेरशाह ने चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम का युद्ध 1540 में पराजित कर भारत से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध होता है और बिलग्राम का युद्ध कब होता है? 1540 में यहाँ पे बिलग्राम का युद्ध होता है। लेलमुल ने हुमायूं की मृत्यु पर लिखा है कि हुमायूं का अर्थ होता है भगवान, लेकिन यह एक अभागा मुगल बादशाह था जो जीवन भर भटकता रहा और सीढ़ी से लड़खड़ा कर गिर जाने का इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि जीवन भर ये लटकता रहा, लटकाते रहा। किसने कहा था? लेनपुल ने कहा था। हुमायूं ने सूर्यवंश के कमजोर उत्तराधिकारी का लाभ उठा करके 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में
पराजित कर खोई सत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, शेरशाह 1540 से 1545 ने भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। क्योंकि दोस्तों शेरशाह के यहाँ पे शेरशाह नहीं थे ना, इसी वजह से यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो हुमायूं ने मछुआरा और सरहिंद की युद्ध को जीत करके फिर से अधिकार कर लिया था। यदि शेरशाह रहते। शेरशाह का बचपन का नाम बचपन फरीद था। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था? हसन मियाँ था। इनका जन्म हुआ था 1432 में बजबारा गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। शेरशाह का जन्म बिहार के नुहानी या लोहानी वंश के शासक मोहम्मद शाह बहारी नुहानी के पुत्र युवराज जलाल खां को शेर से रक्षा करने का ने फरीद को शेर खान की उपाधि दिया था। शेर खान ने हुमायूं को पराजित करने के लिए शेरशाह की उपाधि धारण कर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने शामिल युद्ध 1543 ईस्वी में मारवाड़ के शासक मालदेव से करने के दौरान कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया होता। ठीक है दोस्तों, कालिंजर के शासक कीरत सिंह के विरुद्ध युद्ध करने के दौरान उक्का नाम के आग्नेयास्त्र का कालिंजर के उक्का कौन सा था? उक्का नामक जो आग्नेयास्त्र है, इसका कालिंजर का किला की दीवार से टकराकर वापस बारूद के ढेर में विस्फोट होने के कारण से शेरशाह बुरी तरह से घायल हो गया था। कालिंजर विजय का समाचार तो सुने, लेकिन कुछ क्षण बाद 22 मई 1545 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी 1545-53 ईस्वी था। ठीक है, इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, जो अकबर के मनसबदारी प्रथा का पूर्ण संस्करण माना जाता है। चुनार किला को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा गया है। चुनार मिर्जापुर जिले में स्थित चूना पत्थर के लिए विख्यात है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। हुमायूं ने किया था आक्रमण चुनार पर 1532 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जिसके बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लिया था। हाजी बेगम ने ईरानी वास्तुकार मीरक मिर्जा धियास बेग के द्वारा हुमायूं का मकबरा का यहाँ पर निर्माण करवाया था। यह मकबरा अकबर कालीन प्रथम महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का यहाँ पे उदाहरण होगा। शेरशाह के मकबरा का वास्तुकार मोहम्मद अलीवाल खान था। शेरशाह ने स्वयं मकबरा का निर्माण करवाया था, जिसे पूरा इस्लाम शाह ने करवाया था। ठीक है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में शेरशाह के व्यक्तित्व का विराट रूप है। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का क्रम देवरा, दोवरिया, चौसा, कन्नौज और सरहिंद है। देवहरिया का युद्ध 1532 में लड़ा गया था। शेरशाह ने पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण किया और फिर सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण किया। 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच में चौसा का यहाँ पे युद्ध होता है। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर फरीद उन दिन शेरशाह की उपाधि यहाँ पे धारण किया था। शेरशाह के कार्यों प्रारंभिक का प्रयोगशाला सासाराम थी, जहाँ की जागीर के प्रबंधक के रूप में ख्याति अर्जित किया था। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को कश्मीर के अमरकोट के राजपूत शासक बीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। किसका जन्म? अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जो है ना, अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेचिश रोग के कारण हुई थी अकबर का यहाँ पे मृत्यु। इनकी प्रारंभिक शिक्षक अब्दुल लतीफ थे। इनके आध्यात्मिक गुरु फतेहपुर सीकरी के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उनके बड़े पुत्र सलीम का यहाँ पे जन्म हुआ था। अकबर का राजनीतिक गुरु और संरक्षक बैरम खान था। कौन था? बैरम खान। अकबर का धाय माता यानी कि पालन पोषण करने वाली कौन थी? महमंगा थी। इनका दूधधाई आधम खान यानी कि महमंगा के पुत्र कौन थे? आधम खान था। अख्ता खां के हत्या के आरोप अकबर ने आधम खां का हत्या कर दिया था। अकबर ने 1556 से 60 तक के शासनकाल को संरक्षण काल कहा जाता है। ठीक है, संरक्षण काल कहते हैं। 56 से 60 के काल को क्या बोलते हैं? संरक्षण काल कहते हैं। और 60 से 62 तक के शासनकाल को पर्दा का शासनकाल कहते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर में बैरम खां के प्रयास हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। प्रथम कछवाहा राजपूत शासक अजमेर के भारमल यानी कि बिहारी मल था, जो वैवाहिक संबंध स्थापित 1562 में मुगल से किया था। ठीक है, भारमल ने 1562 में अकबर का अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम राजपूत थे।
भारमल की पुत्री हर्षा बाई, जिसे मरियम उस जमानी की उपाधि दिया गया था। अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों के दास बनाने की प्रथा को यहाँ पर समाप्त कर दिया था। कब? 1562 ईस्वी में दास प्रथा समाप्त किया था किसने? अकबर ने 1562 में। इन्होंने 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन से पूछेगा कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? 1563 में समाप्त किया था। और जो जजिया कर है इसको कब समाप्त किया था? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को भी रोकने का प्रयास किया गया था। इन्होंने 1567-68 में राजा उदय प्रताप सिंह के विरुद्ध चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1572 में अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय को यहाँ पे पराजित किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। विसेंट स्मिथ ने अकबर के गुजरात अभियान को विश्व का द्रुततम सैन्य अभियान स्थल सेना कहा जाता गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अकबर ने सेनापति मानसिंह और आसफ खान से महाराणा प्रताप के विरुद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। तो हल्दी घाटी युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का जहाँ पे युद्ध होता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप 1572-97 के सेनापति हकीम खान सूर थे। कुमार प्रताप के भाई शक्ति सिंह इनके विरोधी थे। कुंवर प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और राम प्रसाद हाथी का नाम था। इनकी सेना में भील जनजातियों की भी सेना थी। अकबर ने कुंवर प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करवा सका और उनके सबसे बड़ी राजनीतिक असफलता थी। अकबर 1574 से 76 के मध्य बिहार के शासक मुल्ला दाऊद के विद्रोह को दबाया था। अकबर ने 1580 में बिहार को पूर्ण सूबा यानी राज का यहाँ पर दर्जा दिया था। बिहार के मुगलकालीन सूबेदार में मानसिंह का विशिष्ट स्थान प्राप्त है। 1581-82 में अकबर ने मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबा दिया था। यहाँ पे अकबर ने अपनी बहन बख्शो बानो को काबुल का यहाँ पे बागडोर सौंपा था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आगे हमारे पास है कि 1586 में अकबर ने कश्मीर के यूसुफ शाह तक को बंदी बना लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। यूसुफ शाह चक्र का मकबरा नालंदा में स्थित है। अकबर द्वारा लड़ाया गया अंतिम युद्ध खानदेश के विरुद्ध 1601 ईस्वी में था। अकबर सितंबर 1601 में खानदेश की सैन्य राजधानी असीरगढ़ पर विजय प्राप्त किया, जो अकबर का अंतिम विजय था। असीरगढ़ किला की चाबी सोना का बना था। ठीक है, असीरगढ़ जो किला है इसकी चाबी जो है ना वो सोना का बना हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था। अकबर के जीवन के अंतिम समय पुत्र सलीम का विद्रोह हुआ था। अकबर के नवरत्न में टोडरमल शामिल था। टोडरमल ने 10 बंदोबस्त प्रणाली 1580 में यहाँ पर चालू की थी। अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। 1573 ईस्वी में करोड़ी नामक बुरा अधिकारी पद यहाँ पर सृजन किया गया था। 1574 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ किया, जो मंगोल के सैन्य संगठन पर यहाँ पर आधारित था। मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पदनाम होता है। पदनाम जिसके अंतर्गत जात और सवार दोनों पद आता है। जात से रैंक, सवार से संख्या बल निर्धारित होती थी। अकबर के समय नवरत्न में शामिल अबुल फजल इनके दरबारी इतिहासकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक फारसी भाषा में लिखी है। अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें मुगल प्रशासन का डेटा संग्रहित है। ठीक है, 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। क्वेश्चन से पूछेगा कि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, तब जाके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सवाल आपको इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं। 1578 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दी गई थी। ठीक है, 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा कर धार्मिक मामलों पर भी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास अकबर ने किया था। 1582 में दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी अकबर द्वारा। इस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि अनुयायियों को सम्राट के प्रति पूर्ण समर्पण आस्था यहाँ पे रखना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे है कि बीरबल को छोड़कर कोई बड़े हिंदू ऐसे स्वीकार नहीं किया। मानसिंह ने इसे मनाने से इनकार कर दिया। दीन इलाही संबत अकबर ने 1583 ईस्वी में चलाया था। ठीक है, कब? दीन इलाही संबत जो है ना अकबर ने
1583 ईस्वी में चलाया था। भूमापन के लिए गज इलाही की भी अकबर ने चलाया था। अकबर के नवरत्न में तानसेन प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। तानसेन के बारे में अबुल फजल ने लिखी है कि ऐसा संगीतज्ञ 1000 वर्षों से नहीं जन्म लिया है। तानसेन अकबर ने दरबार में आने से पूर्व रीवा के रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। इनके गुरु स्वामी हरिदास थे। तानसेन का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? रामतनु पांडे था। बीरबल का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? महेश दत्त था। अकबर ने तानसेन की मियाँ यानी विद्वान, ज्ञानी, निपुण और कंठ भरन वाणी विलास की उपाधि यहाँ पे दी थी। आर.पी. त्रिपाठी ने अकबर के बारे में लिखा है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना और एक महत्वपूर्ण कदम था। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। ठीक है। जब्ती प्रणाली अकबर का उपज थी। जब्ती प्रणाली में भूमि संरक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जब्ती खासरी की तैयारी की विशेषता पर आधारित थी। भू राजस्व की कंतुत प्रणाली भी मुगल काल में विशेषकर औरंगजेब काल में प्रसिद्ध हुई थी। इस प्रणाली में भू राजस्व का निर्धारण एक निश्चित अनुपात में विभाजित किया जाता था। कंकुत प्रणाली को नस्क या मुक्ताई प्रणाली भी कहते हैं। भू राजस्व का एक प्रणाली गल्ला बख्शी या बटाई थी, जो 3 प्रकार की होती थी। पहला है खेत बटाई, दूसरा होता है लंक बटाई और तीसरा होता है रास बटाई। मनसूबदारी प्रथा में 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा को जहांगीर ने चलाया था, जो क्रमशः सवार पद के 2 गुना और 3 गुना से संबंधित था। यानी कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा जो चलाया था, ये वो प्रणाली ये किसने चलाया था? तो ये चलाया था किसने? जहांगीर ने चलाया था। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत बिना जात बढ़ाए सवार सेना बढ़ाने से था। ठीक है। इसका प्रत्येक मनसबदार एक जागीरदार होते थे, लेकिन प्रत्येक जागीरदार मनसबदार नहीं भी हो सकते थे। मनसबदार को सिविल और सैन्य दोनों प्रकार की दायित्व का यहाँ पर निर्वहन करना पड़ता था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के शासनकाल में थी, जिसमें हिंदू मनसबदार की संख्या का अधिकांश छोटे पदों तक सीमित था। यानी सबसे अधिक जो हिंदू मनसबदार थे किसके दरबार में थे? औरंगजेब के दरबार में थे। मुगल काल में सबसे बड़ा मनसबदार दारा सिको 80,000 का था। ठीक है। मुहत्सिब पद का सृजन औरंगजेब ने किया था। जो मुहत्सिब पद है ना, इसका सृजन किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। मुहत्सिब एक नैतिक अधिकारी था, जिसका कार्य आचरण का जांच करना था। मुस्लिम जनता शरीयत के अनुसार आचरण करता है या नहीं, यह देखना मुहत्सिब का कार्य था। मुगल काल में मदद ए मास विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को कहा जाता था। सयूर काल भी इसे कहा जाता है। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सदर करते थे। मुगल काल में काजी उल कुजात यह प्रधान काजी था तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। मुगल काल में चित्रकारी की शुरुआत बाबर द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके दरबार में बेजार चित्रकार रहते थे, जिन्हें पूर्व का राफेल कहा जाता है। ठीक है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया और अबू सम्मद और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को इसका प्रभारी बनाया था। अबुल फजल ने 13 चित्रकारों की सूची दी थी। अबुल फजल ने 13 नहीं 17 अबुल ने 17 चित्रकारों की यहाँ पे सूची दी थी। अकबर ने अबू सम्मद सीरी कलम का और मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की यहाँ पे उपाधि दिया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। अकबर के काल में सबसे बड़ा चित्रकार यानी कि पालकी वहाँ के पुत्र दासवंत था। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग चलेंगे। ठीक है। चलिए अकबर के दरबार में बसावन हो गया। ठीक है। मुकुंद हो गया, केशव लाल, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, सांवल, हरिवंश आदि ये सभी थे। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला के लिए स्वर्णकाल माना जाता है। तो जो किसका जो शासनकाल को हम लोग चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। तो जहांगीर की जो काल है ना, इसी को चित्रकला का स्वर्णकाल के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर स्वयं चित्रकला का यहाँ पे विशेषज्ञ था। ठीक है। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, दौलत फारूक, ठीक है, अब्दुल हसन, बिशनदास आदि प्रमुख चित्रकार थे। बिशनदास को फारस घराने के चित्र बनाने के लिए जहांगीर ने भेजा था। जहांगीर ने अबुल हसन का
नादिरुज्जमा और उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्त की उपाधि यहाँ पे दिया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग यहाँ पे दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन हुमायूं के काल में चित्रण होना प्रारंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो उसको भी आप नोट डाउन करेंगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन में मीर सैयद अली तथा अबू सम्मत का महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर कंकाल में हुआ था। ठीक है, अकबर के काल में हुआ था, कंकाल नहीं, अकबर के काल में हुआ था। अकबर के काल के चित्रकार का उल्लेख अकबरनामा में अबुल फजल ने किया है। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था। वो चित्र को तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। तुझके जहांगीरी जहांगीर का आत्मकथा है जिसे मोती बिंद खां ने पूरा किया था। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखित पुस्तक तबकात अकबरी मुगलकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तबकात अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अबुल फजल की हत्या 1614 ईस्वी में जहांगीर के कहने पर वीर देव सिंह बुंदेल ने यहाँ पे किया था। फुतहात आलमगीरी पुस्तक के लेखक ईश्वरदास नागर है। मध्यकाल में भारत का राजभाषा फारसी है। कौन है? फारसी। 7 मार्च 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा यहाँ पे बनाया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध तक 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के मध्य यहाँ पे हुआ था। इस युद्ध में मुगल का नेतृत्व जो है ना बैरम खान कर रहा था। कौन? बैरम खान कर रहा था। बैरम खान शिया मत के मानने वाले थे, शिया मत को मानने वाले थे। कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ठीक है, जैनुल आबदीन ने संस्कृत के अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया था। इन्होंने अपने दरबार में श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे चिकित्सक को संरक्षण दिया था। सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का कहा जाता था। सूरत बंदरगाह उस समय हज यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह थी। इसे पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे सूरत मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध समृद्ध बंदरगाह भी थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सूरत वस्त्र उद्योग और हीरा की कटाई और पॉलिशिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कब? 22 दिसंबर 1686 को हुआ था। पटना सिटी में, पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। इन्होंने 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने इसको फांसी दे दी थी। तेग बहादुर सिख के 9वें गुरु थे, जिन पर विद्रोही राजकुमार अकबर को आर्थिक सहयोग और समर्थन करने का यहाँ पे आरोप लगाया गया था। औरंगजेब ने तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने या मृत्युदंड को स्वीकार करने का विकल्प दिया था। गुरु ने सर दिया लेकिन सम्मान नहीं। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के विद्रोही पुत्र राजकुमार खुसरो को सहायता देने के आरोप में 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी था। 7 अक्टूबर 1707 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर कर दिया गया था। कब? 1707 ईस्वी में। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा नाम सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित पटना सिटी में स्थित है। मियाँ मीर ने 1688 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का प्रथम ईंट रखा था। मियाँ मीर एक सूफी संत थे। संत स्वर्ण मंदिर का निर्माण 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। इस स्वर्ण मंदिर के ऊपरी आवरण में स्वर्ण महाराज रणजीत सिंह ने लगवाया था। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी ने 6 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में पंडित गंग भट्ट से राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी इस अवसर पर मराठा कुलभूषण छत्रपति हैदव धर्मद्वारक गो ब्राह्मण्य संरक्षक परिपालन जैसे उपाधि धारण किया था। शिवाजी ने अपने को सिसोदिया महाराणा प्रताप का वंशज घोषित किया था। शिवाजी फिरोज शाह और औरंगजेब 2-2 बार राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी का पर सबसे अधिक प्रभाव माता जीजाबाई का था। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे, जिन्होंने दास बोध नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? रामदास ने। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन थे? यहाँ पे पेशवा होते थे। कौन? पेशवा होते थे। चलिए आगे हमारे पास है दोस्तों, अब हमारे पास नेक्स्ट बचने वाले हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था। सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था। वाकिया नसीब मंत्री राज दरबार के दैनिक कार्यों को देखते थे। सचिव यानी कि सुरुन विश राजकीय पत्र व्यवहार का यहाँ पे कार्य देखते थे। सुमंत विदेश मंत्री और सामर्थ्य मजुमदार वित्त विभाग के प्रभारी को कहा जाता था।
पंडित राव धार्मिक कार्यों के प्रधान होते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवियों या विद्वानों का समूह था। अष्टदिग्गज में अल्लासीन पदानु सबसे महत्वपूर्ण था। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, यवन राज, स्थापनाचार्य जैसे उपाधि कृष्णदेव राय ने यहाँ पे धारण किया था। कृष्णदेव का शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तेनाली रामकृष्ण द्वारा पांडुरंग महावात्य पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग कृष्णदेव के शासन काल को कहा जाता है। सरंजामी तथा मराठा के भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। सरंजामी भूमि मराठा जागीरदारों को निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल को पराजित कर मयूर सिंहासन पर अपने साथ ईरान ले गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामत खां प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह को वजीर गयासुद्दीन इमाद उल मुल्क ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। 1759 ईस्वी में से 72 तक शाह आलम द्वितीय सुरक्षा कारणों से इलाहाबाद को राजधानी बनाकर शासन करने का प्रयास यहाँ पे किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आप सभी के लिए जो है ना, सभी जो जितने भी थे हमारे पास मध्यकालीन भारत के टॉप फैक्ट दे रखे थे, उन सभी को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। और इस प्रकार आपका मध्यकालीन भारत यानी कि मेडावल हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट होता है। और उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको क्या हेल्प मिली है और आपको हमारी वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसका जितना कमेंट आएगा ज़्यादा नेक्स्ट टॉपिक पर वही वीडियो हम लेकर